This meeting is being recorded. तो चलो बच्चे, आज का जो हमारा क्लास है वो सेकंड क्लास है सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर के लिए। और इसके पहले की जो है, अगर मैं आपको बैक करके दिखाऊं, हमने यहाँ तक पढ़ा था। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कोल। कोल के डेफिनेशंस वगैरह को हमने जान रखा है ऑलरेडी। कोल कैसे यूज करते हैं हम लोग जनरल पर्पस में, वो सारी चीजें हमने जान रखी हैं। अकरेंस ऑफ कोल के बारे में हमने पढ़ रखा है। आज की इस क्लास से हमें स्टार्ट करना है, जो पहला टॉपिक है आज का हमारा, जिसका डिस्कशन हमें स्टार्ट करना है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोल। सो हम लोग जानने वाले हैं कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। वैसे मैंने कल वाले क्लास में भी कुछ हिंट किया था आपको। तो कैसे फॉर्म हुआ है कोल, बच्चे जवाब दे सकते हैं। कोल वॉज फॉर्म फ्रॉम प्लांट रिमेन्स that got buried under the earth's crust, है ना। क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जो प्लांट रिमेन्स बरीड हो गए, वो इंटेंस हीट एंड प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल में चेंज किए। एंड वन सच काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल इज आर कोल। तो कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? प्लांट के रिमेन्स जो हैं, वो जब अर्थ क्रस्ट के अंदर बरी हुए तो इंटेंस हीट और प्रेशर जो लगता है, आप धरती में जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो हॉटेस्ट पार्ट है अर्थ का, ये बातें हमें पता है, जियोग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। सो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, धरती का जो वजन है, ग्रेविटी का नीचे से पुल है, वो प्रेशर भी काफी ज्यादा है। तो इस इंटेंस हीट एंड प्रेशर की वजह से यहाँ पे काफी लंबे वक्त के बाद, ये ऐसा नहीं 2-4 दिनों की बात नहीं है, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर दिया है दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, काफी लंबा वक्त लगता है। और उस लंबे वक्त के बाद जाके प्लांट रिमेन्स से कोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। क्या होता है कि इतने लंबे वक्त के बाद प्लांट रिमेन्स की अगर हम लोग बात करें तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। आप जिस तरीके से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी लिख लो या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, ठीक है, वो चेंज हो जाती हैं। एंड ये कन्वर्ट हो जाता है कोल में। ठीक है, ये बात समझेंगे बच्चे। कन्वर्टेड इनटू कोल। तो इस बात को समझेंगे। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट रिमेन्स हैं वो कन्वर्ट होती हैं कोल में, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बनाइजेशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। द प्रोसेस थ्रू विच the process through which the dead plants or the remains of dead plants, आप जो भी लिख लो, or the remains of dead plants gets converted into coal is known as carbonization. The process through which the dead plant or the remains of dead plant gets converted in the form of coal इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर काफी सारे प्रेशर और हीट के कारण एक लंबे वक्त के बाद जिस प्रोसेस से प्लांट के जो रिमेन्स हैं
वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं और वो कोल के फॉर्म में बनते हैं। तब उस प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल कैसे बनता है, अकरेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज टाइप्स ऑफ कोल्स। हमें समझना है, हमें ये समझना है कि कोल जो है वो कितने टाइप्स के हैं, है ना। वी हैव, अभी कुछ बच्चों को शायद पता भी होगा, मैंने देखा था कुछ बच्चे कमेंट में लिख भी रहे थे दैट कोल की अलग अलग टाइप्स हैं, एंथ्रासाइट वगैरह, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये बच्चे लिख रहे थे। तो आप अच्छे से जान रहे दैट कोल जो है डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी, वो कितने, कितना ज्यादा हीट और कितना ज्यादा प्रेशर उन पे लगा है, वो कितने अच्छे से उनकी प्रॉपर्टीज जो है प्लांट रिमेन्स की वो चेंज हो पाई है, उसके बेसिस पे हम लोग जो कोल्स हैं उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करके रखते हैं। तो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, the temperature and pressure conditions, अब देखो अर्थ क्रस्ट में टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, वहां कंडीशंस कैसी बन रही है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड, एंड ऑन द टाइम पीरियड, इतनी चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर विच द रिमेन्स हैव बीन बरीड, कितने वक्त से रिमेन्स जो है वो बरीड हैव बीन buried inside the अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में ये चीजें कितने वक्त से बरीड हैं, उनका टेम्परेचर कितना लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है, इस बेसिस पे हम लोग के पास अलग अलग वेराइटीज हैं, वी हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल, है ना। कौन कौन सी वेराइटीज हैं, चलो सबसे पहले जान लो। एक वेराइटी हमारे पास पीट, दूसरी वेराइटी कौन सी है, वो दूसरी वेराइटी हम लोग जानते हैं लिग्नाइट, अगली बता दो, बिटुमिनस हो जाएगी, एंड जो लास्ट है वो कौन सी है, फिर जो सबसे अच्छे क्वालिटी का भी माना जाता है दैट इज एंथ्रासाइट। तो ये चार टाइप के कोल हैं जिनके बारे में हमें जानना है, इनकी क्वालिटीज के बारे में जानना है कि ये कैसे होते हैं, कितनी इनमें एनर्जी होती है, जब ये बर्न करते हैं तो कितनी हीट देते हैं, है ना, कितना अमाउंट ऑफ कार्बन इनमें होता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या ये आइडियल गैस है। लास्ट क्लासेस के कमेंट्स मैंने देखे थे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे दैट आइडियल गैसेस हैं या नहीं, कोल को हम आइडियल गैस माने या नहीं, वुड को आइडियल गैस माने कि नहीं, तो वो सारी चीजें हम लोग इधर डिस्कस कर लेंगे आज वाले में, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं ये जो चारों टाइप्स के हमारे कोल हैं इनके बारे में। सो द फर्स्ट वन इज पीट। नाउ पीट जो है ना, आप इसको मान सकते हो सबसे सबसे बुरी क्वालिटी का, सबसे बुरी क्वालिटी का कोल मान सकते हो। सबसे बुरी क्वालिटी मैं क्यों कह रहा हूँ ये समझो। पहले तो हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। इट इज ब्राउनिश इन कलर, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, ये कैसा दिखता है, ये ब्राउनिश कलर का दिखता है। ठीक है, ठीक है, इसमें कार्बन का अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो इट हैज अप्रॉक्स 30% ऑफ कार्बन। कोल में कार्बन की मात्रा ही ज्यादा होती है बट पीट में मात्र 30% जो है कार्बन होता है। अच्छा, इसको मैंने सबसे बुरी क्वालिटी का कोल कहा, सबसे बुरी क्वालिटी का कोल इसलिए क्योंकि ये अर्लीस्ट फेज है, इट इज द अर्लीस्ट स्टेज, अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल।
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल। कहने का मतलब ये है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट, प्रेशर और जितने वक्त से ये पीट के अलावा लिग्नाइट होगा, बिटुमिनस होगा या एंथ्रासाइट होगा, उनके मुकाबले पीट जो है वो सबसे कम टाइम पीरियड तक अर्थ क्रस्ट में दबा रहा है। देयर इज अ चांस कि इस पे हीट और प्रेशर भी जो होगा वो उनके कंपैरिजन में कम पड़ा होगा। सो जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ प्लांट रीमीन्स टू कोल, उस प्रोसेस में सबसे अर्लीस्ट स्टेज का जो कोल हमें मिलता है वो है पीट। ठीक है, ब्राउनिश कलर का होता है, प्लांट रिमेन्स अभी इसमें मौजूद होते हैं, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, यहीं पे लिख लेते हैं, दैट इज लिग्नाइट कोल। ठीक है, अभी कोई बच्चे बताएंगे लिग्नाइट किस कलर का होता है? ये ब्लैकिश होगा, ठीक है, बट जिस तरीके से डार्क ब्लैक एंथ्रासाइट दिखेगा वैसा नहीं होगा। तो हम लोग इसमें कलर नहीं लिखेंगे क्योंकि ब्लैक कलर तक पहुंच गया है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो अप्रोक्सीमेटली 38% टू 40%, कुछ बुक्स में आपको 38%, कुछ में 40% मिल जाएगा। तो लिग्नाइट जो है उसमें 38% टू 40% ऑफ कार्बन पाया जाता है। ठीक है, देखो पीट को ना हम लोग सबसे अर्लीस्ट स्टेज मान रहे हैं जब कोल की फॉर्मेशन शुरू हुई। लिग्नाइट जो है उस वक्त पे आते आते हम लोग इसको कोल मानते हैं, क्योंकि ये देखो कोल की सारी प्रॉपर्टी में आने लगा, ब्लैक कलर का भी दिख रहा है अभी। तो इसको हम लोग कहते हैं इट इज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल, ये सबसे बुरी क्वालिटी वाला है। सबसे बुरी क्वालिटी वाला इसलिए क्योंकि अभी प्लांट स्टेज पे भी नहीं रहा ये। ठीक है, ये कन्वर्ट हो चुका कोल में, बट जितनी एनर्जी इसको देनी चाहिए उतनी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि जितना प्रेशर लगना चाहिए था इस पे, जितना टेम्परेचर इसको झेलना था, इसने उतना झेला नहीं। ठीक है, अच्छा तो अगर ये सबसे बुरी क्वालिटी का कोल है तो ये यूज कहाँ हो रहा है, या क्या ये नहीं यूज हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, इस कोल का हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। आप जानोगे थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए इसका यूज होता है। क्लियर है? तो ये लिग्नाइट की बात है। लिग्नाइट के बाद जो अगला हमें पढ़ना है दैट इज, बता दो बच्चे, अगला जो है वो कौन सा है? जो थर्ड टाइप का है हमारा वो है बिटुमिनस कोल, है ना। पीट हमने पढ़ लिया, पीट क्या है? अर्लीस्ट स्टेज है जब कोल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, टाइम जो है इसने भी ज्यादा नहीं बिताया अर्थ में, ज्यादा प्रेशर नहीं लगा, सबसे स्टार्टिंग फेज है, ब्राउनिश कलर का है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिग्नाइट पढ़ा। लिग्नाइट क्या है? 38% टू 40% ऑफ कार्बन से बना है, ब्लैकिश कलर में आ चुका है ये, यानी कोल का सबसे लोवेस्ट ग्रेड है। कैलोरीफिक वैल्यू कम ही देता है, उतनी ज्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता, बट इसी कोल का हम लोग यूज करते हैं इन द थर्मल पावर प्लांट्स। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जब हमें हीट की जरूरत होती है तो इसी कोल का यूज करते हैं, लिग्नाइट का हम लोग यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में हम लोग उसको काम में ले आते हैं। नाउ तीसरा जो अब हमें पढ़ना है दैट इज बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो है उसको अच्छी क्वालिटी का कोल कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% ऑफ कार्बन होता है। इट हैज अप्रॉक्स 60 to 65% कार्बन। ठीक है, जो एक अच्छा अमाउंट माना जा सकता है, ठीक ठाक अमाउंट माना जा सकता है। इसमें 60 to 65% आ रहा है। पावर जनरेशन में इसका भी यूज करते हैं हम लोग अगर लिग्नाइट नहीं मिल पाया तो। इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन। हाउस होल्ड्स में भी हम लोग लिग्नाइट और बिटुमिनस का यूज करते हैं। ठीक है, एंड इट यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं, इट यूज फॉर मेकिंग
ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, फॉर मेकिंग अदर काइंड्स ऑफ फ्यूल्स। मतलब इस फ्यूल का हम लोग इसका यूज करते हैं सो दैट अलग जो दूसरे और फ्यूल्स हैं उनको पाया जा सके। ठीक है, और जो मिलता है वो है कोक। ठीक है, मतलब बिटुमिनस कोल को हम लोग पावर जनरेशन में यूज करते हैं, और उससे जो हमें फ्यूल मिलता है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल, अलग टाइप की फ्यूल हमने पढ़ी, वो है कोक। अब कोक कैसे बनता है, कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा वेट करेंगे। लिग्नाइट पढ़ लिया हमने, बिटुमिनस पढ़ लिया, लास्ट वाला एंथ्रासाइट बचा हुआ है। एंथ्रासाइट को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और उसी वक्त हम लोग जानेंगे कि कोक का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका यूजेस क्या है। ठीक है, तो अभी फिलहाल डी जो है हमारा एंथ्रासाइट कब से वेट कर रहा है, एंथ्रासाइट पे आता है। ठीक है, बाकी आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में डालते जाओ, हम कमेंट बॉक्स पढ़ लेंगे, आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। नहीं तो फिर किसी दिन डाउट क्लास में हम लोग जुड़ेंगे और उस दिन लाइव चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो एंथ्रासाइट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। इसमें अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ कार्बन है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट है कार्बन का। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? वो मैंने बताया, इट इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। कोल ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल इसको माना जाता है। ठीक है, कई सारे इंडस्ट्रियल यूजेज में इसको यूज करते हैं हम लोग, यहाँ काफी ज्यादा अमाउंट में हीट की जरूरत है। ठीक है, कॉमर्शियली काफी ज्यादा यूज किया जाता है इसको। ठीक है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बाकी जो तीन है, बिटुमिनस है, एक बच्चे ने कमेंट किया सब बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट है, पीट से तो डेफिनेटली ज्यादा है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, बट इसके यूजेस कॉमर्शियली ज्यादा होते हैं, डोमेस्टिक यूज में ये कम यूज होता है। ठीक है, क्योंकि देखो घर पे यूज अगर कोल को करें तो खाना बनाने के लिए करेंगे, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये खाना जला देगा, तो हम लोग इसका यूज कम ही करते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में शायद आप जल्दी से सुन लेना चाहते हो, वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। है ना, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग इसको। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, वो भी लिख देते हैं ना। ये एक बढ़िया सा टॉपिक है, पढ़ने के वक्त तो मजा आता है, एग्जाम में हम लोग पूछते तो फिर बच्चे लोग मुंह बना लेते हैं कि क्या टफ टफ टॉपिक पूछ रहे थे। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है, व्हाट इज इट? द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग, क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ कोल। सिर्फ इतना ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और एयर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सारे एयर से हमें कुछ खास लेना देना नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब आप कोयले को गर्म करते हो, ठीक है, काफी ज्यादा हीट करते हो इसको, बट ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लॉक रखते हो आप, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देते हो वहां तक, तब जो चीज चेंजेस आते हैं इसमें, वो काफी शॉकिंग चेंजेस है। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के, एक बार प्रोडक्ट्स जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये भी हम लोग जानेंगे। द प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आर
प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आर, चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते जाओ क्या क्या है। सबसे पहला कोक, दूसरा कोल्टार, तीसरा कोल गैस, और कुछ है? चौथा भी अगर कुछ है तो बताओ। एक हमारा कोक हो गया, एक कोल्टार हो गया, एक कोक गैस हो गया, और कुछ है? एक और है, एक और है, एक और है। ये आपका होगा, ढूंढो क्या है ये। हाँ वेरी गुड, एक कमेंट मुझे मिला, दैट इज अमोनिया। बट अमोनिया के बारे में कुछ और हम लोग जानेंगे, ठीक है, तब उसको यहाँ लिखेंगे हम लोग। कोल्टार, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? तो बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? हम देख रहे हैं, आपका कमेंट्स देख रहे हैं, बता दो, कमेंट्स पे ध्यान है मेरा। फिर तो फॉर्मूला तो आपके हेल्प के लिए मैंने लिख दिया, पेन तो लिख दिया है, एक लाइन भी खींच दी है, आधा ही बचा हुआ है। और अमोनिया का फॉर्मूला जल्दी बता दो। वेरी गुड। जो अमोनिया का फॉर्मूला है वो है NH3, एन कैपिटल एच कैपिटल सबस्क्रिप्ट में 3 होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स हैं किसके? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के। अब इसके पहले कि हम लोग इसको डिस्कस करें दैट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ये जो प्रोडक्ट्स बने इनका क्या क्या यूजेस है, जान लो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के वक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं। इस चैप्टर के ठीक बाद कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर पढ़ना है आपको, आई थिंक यू नो दैट। एंड कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर में जब आप जाएंगे तो वहां आपको कोल वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत फिर पढ़ना है, कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ने वाले हैं आप इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। एंड इग्निशन टेम्परेचर इज समथिंग, जिस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद किसी भी वस्तु में आग लग जाती है। इस बात को समझना बच्चों, किसी भी वस्तु में आग लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास मान लो ये एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, एक डब्बा है, तो ये पेपर एक एक क्वालिटी का, इसके अंदर एक पॉलिथीन होगी, तो इसका अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होगा, इसका अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होगा। मुझे डायरेक्टली इसको आग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना करूं कि इसको हीट करूं, ठीक है, मैं इसको इतना हीट करूं कि ये टेम्परेचर जो है वो इसके इग्निशन टेम्परेचर तक चला जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें अपने आप आग लगेगी, ठीक है। बस एक कंडीशन है, इग्निशन टेम्परेचर तक जाना चाहिए, और कंबसन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ऑक्सीजन। आग लगने के लिए, फ्लेम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का होना। तो अगर इग्निशन टेम्परेचर तक बात पहुंच गई है, टेम्परेचर अगर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच चुका है, और अगर वहां ऑक्सीजन की सप्लाई है, तो चीजें जल जाएंगी। तो जब मैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहा हूँ, जब मैं कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने जा रहा हूँ, और उस वक्त मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, मैं इसको हीट करूँ, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तो इवेंचुअली कोल जो है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को पहुंचेगा और फिर जलने लगेगा। तो अगर ये जलेगा तो फिर क्या होगा, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर लिबरेट कर जाएगा, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी हमें मिलेगी। बाद में जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, एस, है ना। वो जो राख बच जाएगा उसका कोई यूज नहीं है। ऐसा ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एयर को ब्लॉक रखते हैं। एयर के एब्सेंस में जब हीट करते हैं कोल को हम लोग, हाई अमाउंट ऑफ हीट जब सप्लाई करते हैं हम लोग कोल में, तब जो चेंजेस आते हैं कोल में, उनसे हमें ये चार चीजें मिलती हैं, कोक, कोल्टर, कोल गैस, अमोनिया। और इन चारों का अगेन डाइवर्स यूजेस है, मतलब कुछ यूजेस तो हम लोग इधर पढ़ने वाले हैं, इस क्लासेस में पढ़ेंगे, बट कई सारे यूजेस हैं जो हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक वेट करना होगा। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ, ठीक है। सबसे पहला कोक, ये क्या है? वो कोल्ड ड्रिंक है ना, ब्राउन वाली जो मिलती है, कोक लिखा हुआ भी होता है उस पर, वही वाली है ना।
हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली ये नहीं है कोक। कोक क्या है? इट इज अ इट इज अ हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस। ठीक है। कोक कैसा होता है? तो कोक हार्ड होता है और पोरस होता है, आपको छेद छेद जैसा दिखेगा। उसमें ऐसा लगता है गैसेस ट्रैप्ड थी तो वहां वो खाली जगह रह जाती है। ठीक है, उसी को हम लोग पोरस कहते हैं। ठीक है, तो कोक के बारे में जान लीजिए। इट इज अ हार्ड एंड पोरस सब्सटेंसेज। यूजेस क्या क्या हैं इसके, कहाँ कहाँ यूज होता है ये? तो इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये यूज होता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल दोनों में। ठीक है। साथ ही साथ इसकी एक जो खासियत है वो ये है कि ये स्मोक नहीं देता। ये ध्यान देना हम, इसीलिए इसको अंडरलाइन करके और ब्रैकेट में भी डाले हैं। या इनफैक्ट अगर ये दे भी रहा है तो ये काफी कम अमाउंट में देता है। ठीक है। कई केसेस में कोक का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है तो स्मोक आपको मिलेगा, बट वो स्मोक जो होगी कोल के कंपैरिजन में काफी कम मात्रा में होती है। तो ये एक एफिशिएंट फ्यूल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कोक का काफी ज्यादा यूज है। नेक्स्ट, जो फ्यूल गैसेस होती हैं, फ्यूल गैसेज आप समझते हो? प्रिपेयर फ्यूल गैसेस। फ्यूल गैसेस क्या है? फ्यूल गैसेस का एक एग्जांपल देख लो। वाटर गैस है। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है पता है आपको? ये है CO+H2। ठीक है, ये कोल गैस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस टाइप के गैसेस बनाने के लिए भी हम लोग कोक का यूज कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, कोक के बाद जो हमारा अगला है वो है, जो बी है वो है कोल टार। कोल टार का यूज कहाँ होता है? कोल टार को समझ लो, ये एक ब्लैक कलर का लिक्विड है। इट इज अ ब्लैक, अच्छा सिर्फ ब्लैक ही नहीं है, काफी गाढ़ा भी है, विस्कस है। ठीक है, तो लिख देते हैं इट इज अ ब्लैक विस्कस लिक्विड। ये ब्लैक कलर का तो है ही, विस्कस भी है। ठीक है। और कोल टार का यूज देखो, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स। ड्रग्स बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। नाउ व्हेन आई एम टेलिंग ड्रग्स, ड्रग्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। नशे वाली मत सोच लेना। ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए। क्लियर? यही नहीं, जो एक्सप्लोसिव्स बनते हैं ना, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पेंट्स में इनका यूज किया जाता है, इमल्सन्स में काफी ज्यादा इनका यूज होता है। ठीक है। फोटोग्राफिक मटेरियल जितने भी हैं, फोटो मीन्स लाइट होता है, ये बात समझना। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफिक मटेरियल्स, दैट आर मटेरियल्स रिलेटेड टू लाइट। फोटोग्राफिक मटेरियल्स को बनाने में, इनफैक्ट परफ्यूम को बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है। रूफिंग मटेरियल्स, रोड वगैरह को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो काफी यूजफुल है ये।
आप सोचो सिर्फ कोल होता ना अगर, तो कोल के इतने यूजेस नहीं है, बट अगर कोल की हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा दी, सोचो कितने सारे यूजेस हैं उसके। कोल गैसेज आप समझ रहे हो, काफी सारे एज अ फ्यूल यूज कर लिया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इसको, कोल गैसेज को। ठीक है, घरों पे तो अभी नहीं आता है, इंडस्ट्रीज में इसकी सप्लाई की जाती है, तो काफी ज्यादा उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अमोनिया इज अ केमिकल, काफी सारे केमिकल रिएक्शंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी आप 8th में हो, 9th में जाओगे, प्लेंटी ऑफ रिएक्शंस मिलेंगे, एंड 9th ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि अमोनिया कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now, अगला जो है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, हम लोग जानते हैं, ये भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है ना। जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, तो आपको मैं बता दूं, ये डार्क कलर्ड होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। विस्कस भी होता है ये। ठीक है, और काफी गंदा स्मेल होता है इसका, काफी गंदा सा स्मेल होता है। ठीक है, इसको कॉमनली क्या कहते हैं हम लोग, अभी अभी मैंने आपको बताया, इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड क्रूड ऑयल लिख लेते हैं ना, या फिर कॉमनली नॉन एज क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ठीक है, कहाँ मिलता है, रॉक फॉर्मेशंस जो होती हैं, मान लो इधर मैं बनाता हूँ, मान लो ये अर्थ क्रस्ट का डायग्राम में बनाता हूँ। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में नीचे कहीं मान लो इस तरीके से रॉक्स हैं। ठीक है, मान लो ये रॉक की एक लेयर होगी, ये इस तरीके से रॉक्स बनी हुई हैं। ठीक है, और इधर एक दूसरी इम्पर्वियस रॉक अगर है, मैं इस तरीके से मान लो बना देता हूँ। ठीक है, इनके बीच में जो फॉसिल फ्यूल्स ट्रैप्ड होते हैं ना, यहीं पे बनता है क्या, असल मान लो इधर अगर वाटर भी है, सलाइन वाटर भी, ज्यादातर केसेस में सलाइन वाटर होता है, आप अपने बुक भी देखोगे ना इस तरीके से करके, इधर सलाइन वाटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सलाइन वाटर के ठीक ऊपर क्रूड ऑयल होगा। आप ये समझ सकते हो, ये वाला जो हिस्सा होगा, यहाँ पे क्रूड ऑयल होगा। कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होगा, यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे क्रूड ऑयल होगा। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ऊपर वाले हिस्से में नेचुरल गैसेस हो सकते हैं, इम्परवियस रॉक के ठीक नीचे, और क्रूड ऑयल के ऊपर जो है, इम्परवियस रॉक के ठीक नीचे और क्रूड ऑयल के ऊपर नेचुरल गैसेस भी पाए जाते हैं। तो ये भी एक केसेस है। मान लो अगर इधर इतने दूर में अगर पेट्रोलियम आ गया, क्रूड ऑयल आ गया, तो यहाँ पे गैसेस होंगे, इसके ऊपर से फिर से इम्परवियस रॉक होगी। ठीक है, आप बुक्स में देख सकते हो, आपको और अच्छे से मिल जाएगा, या फिर अगले क्लासेस में हम लोग उसके डायग्राम्स वगैरह को भी देख के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम समझ लो। तो पेट्रोलियम जो है वो लगभग 500 से 2000 मीटर नीचे मिलता है, अर्थ क्रस्ट में। कहाँ मिलता है वो समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये लिख लो, इट इज फाउंड 500 टू 2000 किलोमीटर्स डीप। ठीक है, अकरेंस हो गया। रिफाइनिंग कैसे करते हैं, ये हम लोग अगले क्लास में सीखने वाले हैं, रिफाइनिंग सीखेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बारे में हम लोग, एक बड़ा छोटा सा क्लास जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में, जो रेसिड्यू ऑयल्स बनता है उनके बारे में, साथ ही साथ नेचुरल गैसेस के बारे में अगले क्लासेस में काफी जल्दी जल्दी सीख लेंगे। और नेचुरल गैसेस के बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, क्लीनर फ्यूल्स। ये इतने टॉपिक्स जो हैं इनको हम लोग थर्ड क्लास में सीखेंगे, और थर्ड क्लास जो है हमारा वो होगा 2 दिन बाद। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।